हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, यहाँ पे बनती हैं गैमीट्स। जैसे कि मेल्स में बनता है स्पर्म और फीमेल्स में बनता है ओवम, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। देन स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसे ही मेल प्यूबर्टी पर पहुंचते हैं तो उनके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कुछ इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये बनाते हैं स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। कंबाइंडली सारे सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया और सिंगुलर सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये जो सेल्स हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की इनर वॉल या इनसाइड वॉल पे पाए जाते हैं। सबसे पहले ये माइटोटिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन से मल्टीप्लाई करते हैं और ये सेल्स अपना नंबर बढ़ाते हैं। देन हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो है ये डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मतलब इसके पास 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर एक स्पर्मेटोगोनियम के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। देन इनमें होता है रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये मियोसिस से या रिडक्शन डिवीजन से डिवाइड करके ये बनाता है टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बनते हैं ये टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देन हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर दोबारा मियोसिस डिवीजन करते हैं और ये 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। अब 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। देन ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये ट्रांसफॉर्म होकर बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड जैसे ही ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्मेटोजोआ बना लेते हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद कुछ स्पर्म का जो हेड है वो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल्स में, जैसा कि इस वाले स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। तो इन स्पर्म का हेड जो है ये इन सेल्स में एम्बेडेड है। ये है सर्टोली सेल्स। तो ये सर्टोली सेल्स के जरिए इन स्पर्म्स को उनका न्यूट्रिशन, तो फाइनली जो स्पर्म के हेड हैं ये एम्बेडेड होते हैं सर्टोली सेल्स में ताकि वो अपना न्यूट्रिशन वहां से ले पाए। और फाइनली ये जो स्पर्म है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो स्पर्म का रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। देन अब हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसे कौन रेगुलेट करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी पर कब स्टार्ट होती है? जब बॉडी में सिक्रेशन होने लगे किसका? जीएनआरएच का या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आप सबने 11th क्लास में देखा है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड सीक्रेट करती है या ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। जैसे ही हाइपोथैलेमस जीएनआरएच बनाता है ये हार्मोन पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड तक। पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन से सिग्नल रिसीव करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम शुरू कर देती है। एज अ रिजल्ट पिट्यूटरी ग्लैंड दो दूसरे हार्मोन्स बनाती है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ब्लड के जरिए पहुंचता है लेडिक सेल्स तक। लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि लेडिक सेल एंड्रोजन बना पाए। और एंड्रोजन जो है ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। एंड्रोजन बढ़ावा देता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। वहीं जो एफएसएच है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि सर्टोली सेल्स कुछ बेसिक फैक्टर्स बना पाए जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करें। तो कौन कौन रेगुलेट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जिस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिग्नल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड टू अदर हार्मोन्स बनाती है, एलएच और एफएसएच। एलएच एक्ट करते हैं लेडिक सेल्स पे ताकि एंड्रोजन बने और एंड्रोजन जो है ये बढ़ावा देगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। एफएसएच ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा और सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा दूसरे फैक्टर्स बनाने के लिए जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ में हेल्प करेंगे। क्लियर? आगे हम देखेंगे स्पर्म के बारे में। स्पर्म जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। पूरे स्पर्म के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनवेलप होता है। वहीं स्पर्म हेड जो है इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा।
स्पर्म जो बना, ये बना मेल जर्म सेल्स से, मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कैसे सेल्स थे? डिप्लॉइड। तो स्पर्म कैसा बना? हैप्लॉइड। तो स्पर्म हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है और इसका जो एंटीरियर पोर्शन है, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। आगे देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ जो कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है वो होता है एक्रोसोम, और एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स पाई जाती हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। यहाँ देखेंगे, ये स्पर्म का हेड, ये नेक, मिडिल पीस और ये टेल। अब इस हेड के ऊपर, हेड पे जो न्यूक्लियस है ये हेप्लॉइड है या इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। वहीं इस हेप्लॉइड न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम बोल रहे हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है? एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। और पूरे स्पर्म के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एनवेलप होता है, ऊपर देखने को मिल रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक कवरिंग है पूरे स्पर्म के ऊपर। वहीं आगे हम देखेंगे, जो मिडिल पीस जो होता है, मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि स्पर्म की जो टेल है ये मूव कर पाए, जिसकी वजह से स्पर्म को मोटिलिटी मिले। तो द मिडिल पीस possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail। माइटोकॉन्ड्रिया जो है टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और टेल के मूवमेंट की वजह से ही स्पर्म की मोटिलिटी होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus। एक नॉर्मल कॉइटस के दौरान ह्यूमन मेल जो है 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। इन स्पर्म में से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कम से कम 60% स्पर्म को नॉर्मल शेप और साइज में होना जरूरी है, और कम से कम 40% स्पर्म्स को मोटिलिटी शो करना जरूरी है। मतलब अगर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होगा तो 40% स्पर्म्स को कम से कम मोटाइल होना चाहिए, और 60% स्पर्म्स का शेप कम से कम शेप और साइज नॉर्मल होना चाहिए। ठीक। देन स्पर्म जो है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के द्वारा रिलीज होते हैं या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स मतलब बेसिक ट्यूब्स। हमने कुछ ट्यूब्स के बारे में पढ़ा था, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वासा एफरेंशिया, रेटी टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल। ये कुछ ट्यूब्स हैं जिनके जरिए ये ट्रांसपोर्ट होता है। अब जैसे ही इन ट्यूब्स के जरिए स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां जो भी कुछ बेसिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो अपना सिक्रेशन उसमें रिलीज कर देती हैं। जैसे ही उस ट्यूब से या उस पाइप से स्पर्म ट्रांसपोर्ट होगा तो कुछ सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। मतलब जैसे ही स्पर्म ट्रांसपोर्ट होगा उन ट्यूब्स के जरिए, एपिडिडाइमिस अपना सिक्रेशन उसमें डाल देगा, वास डिफरेंस अपना सिक्रेशन, सेमिनल वेसिकल अपना, प्रोस्टेट अपना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड अपना, सारी ग्लैंड्स अपना अपना सिक्रेशन उस स्पर्म में रिलीज कर देंगी। और उस सिक्रेशन की जरूरत होती है स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है along with sperm constitute the semen। सेमिनल प्लाज्मा जैसे ही स्पर्म में मिलता है फिर हम उसे क्या कहने लगते हैं? सीमन। जब सारी एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं ये अपना सिक्रेशन स्पर्म में मिला देती हैं, तब स्पर्म को हम क्या कहने लगते हैं? सीमन। The function of male accessory ducts and glands are maintained by testicular hormone। अब जो मेल एसेसरी डक्ट्स हैं, जो बेसिक ट्यूब्स हैं, और जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं जैसे कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एक्सेट्रा, इनके फंक्शन को कौन मेंटेन करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन, जो कि एंड्रोजन। क्लियर? आगे हम देखेंगे oogenesis। oogenesis is the formation of mature female gamete is called oogenesis। formation of mature female gamete। mature female gamete क्या होती है? ओवम। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम को हम कहते हैं oogenesis। सबसे पहले हम इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो ये जो oogenesis की प्रोसेस है ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब कोई लड़की पैदा होती है या जब कोई गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, उससे पहले ही जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है तभी उसकी बॉडी में या उसकी ओवरी में बहुत सारे ऊगोनिया बन जाते हैं। ऊगोनिया गैमीट मतलब सेल जिनसे फीमेल गैमीट बनेगी। बहुत सारे ऊगोनिया बन जाते हैं बर्थ से पहले ही। बर्थ से पहले हर एक ओवरी में लगभग 1 मिलियन ऊगोनिया फॉर्म हो चुके होते हैं, और गर्ल चाइल्ड की बर्थ के बाद
और ना तो कोई ओगोनिया बनता है और ना ही कोई ओगोनिया ऐड होता है। सारे ओगोनिया जो होते हैं वो बर्थ से पहले ही बन चुके होते हैं। बर्थ के बाद क्या होता है, वो ओगोनिया सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं, और वो सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं, कौन सा सेल डिवीजन होता है उनमें, मियोसिस। उनका जो सेल डिवीजन स्टार्ट होता है वो प्रोफेज पे आके रुक जाता है, प्रोफेज 1 पे आके वो सेल डिवीजन रुक जाता है। और प्रोफेज 1 पे जैसे ही वो सेल डिवीजन आके रुकता है, फिर हम उन सेल्स को कहने लगते हैं प्राइमरी oocyte या प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। अब ये डिवीजन यहीं तक रुका रहता है, कब तक, प्यूबर्टी तक। अब देन फिर क्या होता है, जैसे ये डिवीजन यहाँ रुक जाता है, इन प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेन्युलोसा की लेयर आने लगती है। तो इन प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ जाती है, जो ब्लू कलर की यहाँ पे लेयर देखने को मिल रही है आपको, यह है ग्रेन्युलोसा की लेयर। अब जब ग्रेन्युलोसा की लेयर आ जाती है प्राइमरी oocyte के ऊपर, फिर हम उनको कहने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। देन प्यूबर्टी तक जाते जाते क्या होता है, हर एक oocyte के ऊपर ये लेयर आ चुकी होती है, हर एक प्राइमरी oocyte के ऊपर ये लेयर आ चुकी होती है। देन ठीक है, देन अब देखते हैं हम, पहली पोलर बॉडी बन चुकी है। देन क्या होता है, जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, तो सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte का सारा न्यूट्रिशन अपने साइटोप्लाज्म में रिटेन कर लेता है। उसके बाद जो टर्शरी फॉलिकल की जो लेयर है, ये फिर ट्रांसफॉर्म होती है, और ट्रांसफॉर्म होकर ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। देन जो सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो लेयर है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो लेयर है, ये लेयर बनाती है जोना पेल्यूसिडा। और एट द एंड क्या होता है, ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल की लेयर रप्चर होती है, और इसके अंदर से सेकेंडरी मैच्योर सेकेंडरी oocyte या ओवम जो है, ये रिलीज हो जाता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ओवम की, और ओवम के रिलीज होने की प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है। इसके बाद जो ये लेयर बच रही है ग्राफियन फॉलिकल की, ये फर्दर कन्वर्ट होती है कॉर्पस ल्यूटम और कॉर्पस एल्बिकन्स में। ये हम बाद में देखेंगे जब हम नेचुरल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सेकेंडरी oocyte जो है, ये प्राइमरी oocyte का सारा न्यूट्रिएंट जो है उसको रिटेन कर लेता है। टर्शरी फॉलिकल जो है, ये फर्दर चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होकर मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। सेकेंडरी oocyte जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर था, उसके ऊपर एक और लेयर आती है जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, या उसकी लेयर ट्रांसफॉर्म होकर बन जाती है जोना पेल्यूसिडा। देन ग्राफियन फॉलिकल जो है, ये रप्चर होता है, और सेकेंडरी oocyte उससे रिलीज हो जाता है, जिसे हम ओवम कहते हैं, और उस रिलीज होने की प्रोसेस को कहते हैं हम ओव्यूलेशन। अब यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, जिससे हम एक शॉर्ट में समझेंगे कि क्या हुआ। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, ये मेल जर्म सेल्स हैं। प्यूबर्टी पर आने पर ये माइटोसिस से डिवाइड करेंगे। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन ही होगा। तो ये कैसा था, डिप्लॉयड। जब ये माइटोसिस से डिवाइड करेगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये जो बना रहा है, ये सिर्फ अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए बना रहा है। फिर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मियोटिक डिवीजन होगा या रिडक्शन डिवीजन होगा, ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बन रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बनेंगे, ये बनेंगे हैप्लॉइड। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर फर्दर डिवाइड करके बना रहे हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड भी बनेंगे हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड अगेन ट्रांसफॉर्म होकर बना रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। अब स्पर्मेटिड क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, स्पर्म। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस थी स्पर्मियोजेनेसिस, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म के रिलीज होने की प्रोसेस थी स्पर्मिएशन। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं oogenesis। oogenesis में क्या था, सबसे पहले क्या हो रहा था, ये फीटल लाइफ में oogonia जो थे, ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही सारे बन जाते हैं। फिर ये अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। फिर बर्थ के बाद ये ना तो बनते हैं और ना ही इनका नंबर इंक्रीज होता है। बर्थ के बाद क्या होता है, ये मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं, और इनका मियोटिक डिवीजन रुक जाता है प्रोफेज 1 पे, तब बनता है प्राइमरी oocyte। ठीक है। देन प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेन्युलोसा की लेयर आने लगती है, फिर हम उसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल हैं, ये बर्थ से प्यूबर्टी तक बहुत सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। मतलब जहां एक ओवरी में 1 मिलियन थे, वो डिजेनरेट होकर प्यूबर्टी पे सिर्फ बचते हैं 60,000 टू 80,000 एक ओवरी में। प्यूबर्टी पर आने पर क्या होता है, इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक और लेयर आती है, फिर ये हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। देन सेकेंडरी फॉलिकल जो है,
फिर मैच्योर होता है, उसके ऊपर और लेयर आती है, वो हो जाता है टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल में एक कैविटी पाई जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एंट्रम। अब स्टार्टिंग से हमने देखा प्राइमरी oocyte सबसे अंदर है, उसके ऊपर एक लेयर आई, फिर हमने बोल दिया उसे प्राइमरी फॉलिकल, दूसरी लेयर आई सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसमें एंट्रम वाली कैविटी आई तो टर्शरी फॉलिकल, लेकिन अंदर अभी तक क्या है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, फिर प्यूबर्टी पे क्या होता है, ये जो प्राइमरी जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बन जाता है, या एंट्रम वाली लेयर आ जाती है, फिर प्राइमरी oocyte जो अंदर प्रेजेंट है वो डिवाइड करके बनाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बनाता है, एक पोलर बॉडी रिलीज होती है। सेकेंडरी oocyte की जो लेयर है इसके ऊपर, वो लेयर फिर डेवलप होकर बना लेती है ज़ोना पेलिसिटा या मैच्योर ओवम, और जो टर्शरी फॉलिकल वाली जो लेयर थी वो मैच्योर होकर बनाती है मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफिन फॉलिकल, और ग्रेफिन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होती है उससे ओवम रिलीज हो जाता है। तो यहां तक हम देखें, ये थे डिप्लॉइड, ये भी था डिप्लॉइड, और ये जो बना ये हैप्लॉइड है यहाँ पे। तो और ये जो है ये भी हैप्लॉइड है, ये जो नीचे वाली है, सॉरी ये भी हैप्लॉइड है। ये जो एक्टिविटी हो रही है ये प्यूबर्टी के बाद हो रही है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।